नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। खबरें हटके में आज हम बात करेंगे कचरे से कमाल करती महिलाओं की। देखेंगे 1.5 लाख का बकरा, 500 साल से भगवान राम का इंतजार। बात तो सर्पमैन की भी होगी जिसे है सांपों से मोहब्बत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। कुछ कर गुजरने की तमन्ना और हुनर हो तो वेस्ट को भी बेस्ट बनाया जा सकता है। घर घर जाकर लोगों के यहां से कचरा उठाने वाली महिलाओं ने कचरे से कला का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। आप भी देखिए। कुछ करने की तमन्ना हो तो कचरे से भी करिश्मा किया जा सकता है। देखने वाले की नजर और थोड़ा सा हुनर हो तो कचरे से भी कलात्मकता झलकने लगती है। सुकमा जिले की कुछ महिलाओं ने मिलकर ऐसा ही कमाल किया है। इन महिलाओं ने लोगों के घरों से निकलने वाले कचरे से शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। घरों से निकलने वाले वेस्ट से इन औरतों ने गार्डन तैयार कर दिया है। लोगों के घरों से निकलने वाला कचरा अब लोगों के घरों की सुंदरता बढ़ा रहा है। मित्र हैं हम लोग। यहाँ गीला और सूखा कचरा अलग अलग लाते हैं। गीला कचरा का खाद बनाते हैं, सूखा कचरा का हम लोग रख करके इसका कुछ सामान जो हम लोग को बिक्री में आता है उसको रख लेते हैं और उसी सामान से कुछ ऐसा अच्छा चीज़ बनाते हैं जो लोगों को अच्छा लगे। 2.5-3 लाख तक बेच दिए हैं कबाड़ी सामान, और खाद 6-7 कुंटल बेच दिए हैं, जिसमें से हम लोग को खाद में भी कुछ फ़ायदा हुआ है और इससे कुछ जानकारी भी हम लोग सीख लिए हैं। और यहाँ पर गीला कचरा को अलग कर देते हैं और सूखा कचरा को अलग कर देते हैं। गीला कचरा जो हमारे वर्मी कंपोस्ट जो खाद, जो जैविक खाद जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की जो मंशा है, जो रासायनिक खाद जो हमारे खेतों में जो आजकल जो आ रहे हैं बहुत मात्रा में, उसे कम किया जाए, उसे धीरे धीरे करके ख़त्म करने का विचार है। हमारे माननीय मंत्री कवासी लखमा जी हमें हर समय प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप शहर को साफ़ सुथरा करने में लगातार प्रयास कीजिए। तो आज उन्हीं के प्रयासों से हमारा सुकमा शहर आज साफ सफाई की ओर लगातार अग्रसर है। इन महिलाओं ने अपने दिमाग की दाद दी और इस कचरे से कला की नई कहानी लिख दी। स्वच्छ भारत मिशन का सपना तो साकार कर ही रही हैं, साथ ही सुंदरता भी गढ़ रही है। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। अयोध्या में जहां भगवान राम के लिए भव्य मंदिर बनाने की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं ओरछा में एक मंदिर ऐसा है जो 500 साल से भी ज्यादा भगवान राम के इंतजार में है। खास तौर पर ओरछा के राजा मधुकर शाह ने भगवान राम के लिए ये मंदिर बनवाया था, लेकिन मंदिर में भगवान राम ने बैठने से मना कर दिया। इसलिए आज भी चतुर्भुज मंदिर राम बिन सूना है। ये ओरछा है, वो नगर जहां के राजा राम हैं। वही श्री राम जिनका भव्य मंदिर अयोध्या में बनने वाला है 5 अगस्त को, जिसका भूमि पूजन होने वाला है। लेकिन आज कहानी भगवान राम के उस मंदिर की भी जान लीजिए जो ओरछा नगर में आज भी भगवान के बिन सुनसान है। ये वो भव्य और दिव्य मंदिर है जिसका निर्माण 500 साल पहले ओरछा के राजा मधुकर शाह जुदेव ने करवाया था, लेकिन यहां भगवान राम ने बैठने से मना कर दिया। इसलिए आज भी ये मंदिर खाली पड़ा है। मंदिर तो राजा मधुकर शाह जुदेव ने, जो ओरछा रियासत के वंशज थे, राजा थे, मधुकर शाह जुदेव ने मंदिर बनवाया था भगवान श्री राम राजा के लिए, कि इसमें भगवान श्री राम राजा विराजे। चतुर्भुज मंदिर आज भी वहाँ पे ओरछा राम राजा में है, जहाँ पे भगवान राम नहीं विराजे हैं, और मंदिर आज भी वैसे ही का वैसा है, वहाँ पे खाली पड़ा है।
अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर भगवान राम का ये मंदिर बिन राम के क्यों सूना पड़ा है, तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। इतिहासकार बताते हैं कि राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी राम भक्त। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि आप राम की इतनी बड़ी उपासक हैं, तो अयोध्या से राम को ओरछा लेकर आओ, तब हम आपकी भक्ति मानेंगे। फिर क्या था, रानी भगवान राम को लाने अयोध्या निकल पड़ी। जो ओरछा राज्य था, वहाँ की रानी जो कुंवर गणेश थी, वो सन विक्रम संवत 1631 में भगवान राम को अयोध्या से लेके ओरछा आई थी। और उन्होंने चूँकि लगभग 28 माह और 28 दिन उनको लगा है, चूँकि ये शर्त थी भगवान की कि हम सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही चलेंगे, तो महारानी साहब उनको पैदल चल के और अपनी गोदी में लेके उनको ओरछा लेके आई थी। तो हर 27 दिन में ये पुष्य नक्षत्र आता है, तो लगभग 28 माह और 28 दिन का समय लगभग ऐसा लगा जब भगवान राम यहाँ आए। उस दौरान यहाँ पे भगवान राम के लिए एक बहुत विशाल चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा ने करवाया था। लेकिन भगवान राम की ये शर्त थी कि मैं जहाँ बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूँगा नहीं और सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही चल के जाऊँगा। तो रानी लेके जब आई तब तक मंदिर अपने अंतिम जो है उसमें चरण में था, और तब तक भगवान रानी ने सोचा कि क्यों ना हम इन्हें अपने निवास में विराजमान कर लें और फिर हम इनको मंदिर में स्थापित करेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान राम रानी के रनिवास में बैठे, फिर वहाँ से वो उठे नहीं। और आज भी भगवान जहाँ विराजमान है वो रानी का रनिवास है। राजा राम के लिए बना भव्य चतुर्भुज मंदिर तो उनके बिना सुनसान है, लेकिन देखिए उसके ठीक बगल में बना जो रानीवास है, यही ओरछा के राजा के तौर पर भगवान राम विराजमान हैं। क्योंकि भगवान राम की तीसरी शर्त तो यही थी कि ओरछा के राजा हम होंगे, कोई और नहीं। आज भी यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और यहाँ भगवान राम की सत्ता कायम है। आज भी यहाँ राम का दरबार राजा की तरह लगता है। दिन में 5 बार पुलिस के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। ओरछा केवल एकमात्र ऐसा पूरी दुनिया के अंदर मंदिर है जहाँ पे भगवान राजा राम के रूप में विराजमान है। अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान है, लेकिन राजा के रूप में अगर कहीं विराजमान है तो वो सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड की द्वितीय अयोध्या जिसे हम कहते हैं वो है ओरछा, वहाँ पे विराजमान है। ओरछा में भले ही राजा के बनाए भव्य चतुर्भुज मंदिर में भगवान राम विराजमान नहीं है, लेकिन जल्द ही अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे तो भक्तों के चेहरे खिल उठेंगे। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। सांप को देखते ही लोगों को सांप सूंघ जाता है, लेकिन आज आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनका सांपों से प्यार वाला नाता है। बस्तर के लोग इन्हें सांप मित्र के नाम से जानते हैं। एक दो नहीं, अब तक 55,000 सांपों को ये पकड़ चुके हैं। तस्वीरें देखकर शायद आपके जिस्म में सिहरन पैदा हो रही होगी, लेकिन देवेंद्र दास ने देखिए किस तरह नाक को अपना दास बना लिया है। ये जहरीला कोबरा है, लेकिन देवेंद्र बेखौफ उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वैसे तो ये पुलिसकर्मी हैं, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि इनके सामने नागराज भी सिर झुकाते हैं। सांपों से देवेंद्र का ये रिश्ता पुराना है, क्योंकि महज 10 से 15 साल की उम्र से ही सांपों को पकड़ रहे हैं। अब तक 55,000 सांपों को पकड़ चुके हैं। 15-20 साल का बच्चा था तब से मैं पकड़ते आ रहा हूँ। तो अब जो है और सांपों का संख्या जो है आए दिन बढ़ गया है, तो और व्यस्तम हो जाता हूँ काम में। कम से कम मैं अभी तक का 55,000 से ऊपर सांप पकड़ चुका हूँ जी। और हर दिन लगभग कितने सांप पकड़ते होंगे ऐसे? एक दिन में कम से कम 4 या 5 मिनिमम।
आप जितनी संख्या जी, बता जी। रहे हैं 55,000 से जी, ऊपर जी, सांप, हाँ। इनमें से जहरीले कितने सांप पकड़े होंगे? अमूमन सभी सांप जहरीले या फिर कुछ सांप? लगभग जहरीले सबसे ज़्यादा अधिकतम जो है जहरीला है। सांप मित्र देवेंद्र को सांप पकड़ने की कला अपने दादा से विरासत में मिली है और सांपों को पकड़ने की बारीकियां पिता से सीखी है। देवेंद्र दास के साथ सांपों का रिश्ता कुछ ऐसा हो गया है कि जहां कहीं भी दिखते हैं सांप उनसे दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सांपों से उनका पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। काम जो है वो शौकिया कर रहे हैं या कि आपके खुद मन में आया या विरासत में मिला? ये विरासत का है। अच्छा, जी जी, आपके घर के लोग? घर ही के लोग, करते थे? हाँ हाँ, जी जी। कौन करता था ये काम? ये पिताजी, दादाजी। अच्छा जी, तो वो लोग का विलुप्त जैसा था, ओपन नहीं था। लेकिन बाद में जैसे मैं होश संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ कि सांपों का कंटिन्यू आना, मेरे साथ में आना, साथ में बिस्तर में सो जाना, मेरे पास आना। उसके बाद फिर देखा कि पब्लिक के यहाँ जब भी किसी के घर में घुसता है तो कॉल आना, बहुत ज़्यादा कॉल आते रहता है दिन भर। और मेरा कोशिश रहता है कि मैं ड्यूटी के दौरान भी प्रॉब्लम हल हो जाए, ये मेरा कोशिश रहता है। लोग देवेंद्र दास की खूबी यह है कि कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, आज तक सांपों को पकड़ने के लिए किसी औजार का इस्तेमाल नहीं किया है। ये उसे हाथों से ही पकड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सांप ने इन्हें डसा ना हो, लेकिन न जाने ऐसा क्या है कि इन्हें कभी कुछ हुआ नहीं। ये कुदरती देन है। मैं जैसे सांप है तो मैं उसके लिए कोई चीज़ हथियार उपयोग करना नहीं चाहता हूँ, न मेरे को आवश्यकता पड़ा है आज तक उपयोग करने का। तो जाहिर सी बात है, इतने जहरीले सांप पकड़े होंगे, कभी डसा भी होगा आपको? हाँ, कई बार डस चुके कितने हैं। बार? कम से कम 20-25 बार डस चुका है जहरीले सांप? जहरीले सांप। कैसे बचे? बस कुदरत का देन है, मालिक का दुआ है जो जिंदा हूँ। कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, देवेंद्र उसे मिनटों में पकड़ लेते हैं। लेकिन कई मौके ऐसे आए हैं जब उन्हें सांप पकड़ने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। जगदलपुर शहर में खतरनाक सांप अहिराज को पकड़ने की यादें उन्हीं में से एक है। अहिराज सांप दुनिया का ऐसा खतरनाक सांप है जिसके मुंह, मलद्वार और पूंछ में जहर होता है। एक बार ये इंटरक्वेल जगदलपुर में ही, उसमें पानी टंकी में गहरा खाई होने के कारण 180 फीट नीचे उतरना, वो मैं कभी उतरा नहीं था, लेकिन हिम्मत करके उतरा हूँ अधिकारियों के मतलब रिक्वेस्ट। वो अहिराज था। क्या उसकी विशेषता? विशेषता उसमें 3 प्रकार के जहर हैं। पूंछ में भी जहर है, मुंह में भी जहर है, करेत के प्रजाति का है वो, और वो अगर मलद्वार भी करता है तो उसमें भी पॉइजनिंग है शरीर में। इतने खतरनाक सांप को जैसा आप बता रहे हैं, जी जी, 180 फीट नीचे से जाकर के आप पकड़ के लाए इंटरक्वेल से। जी जी, तो वो कैसे पकड़े होंगे आप? उसको जाके पहले तो पकड़ के उसको रस्सी से बांध दिया, फिर एक डंडे में बांध के उसके सहारे उसको ऊपर लेके आया हूँ। देवेंद्र दास स्नेक और अपने बीच की दोस्ती के इस राज को राज ही रखना चाहते हैं, लेकिन लोगों से अपील करते हैं कि सांप प्रकृति के सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो हम पर हमला नहीं करते, बल्कि हमसे डरकर अपनी रक्षा में ही डसते हैं। इसलिए सांपों को मारिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा कीजिए। मेरा यही उद्देश्य है कि सांपों को मत मारो। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा कोशिश रहता है कि उसको सुरक्षित जिंदा पकड़ के नहीं। मैं हर लोगों को नहीं बोलूँगा क्योंकि जहरीला है और आप सांप को पकड़िए करके ऐसा किसी को नहीं बोलता हूँ, मगर हो सकता है तो मेरे को फ़ोन लगा के देखिए। फ़ोन लग जाता है तो मैं बाकायदा जाता हूँ। सांप मित्र देवेंद्र दास की दिली इच्छा है कि जितने सांप वे पकड़ते हैं उन्हें संरक्षित करने और आम जनता में सांपों के डर को दूर करने के लिए सांपों का संग्रहालय बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अनजाने में जिस तरह से इनकी हत्या की जाती है उससे सांप प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए इन जीवों को बचाने का प्रयास हम इंसानों को ही करना होगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं लगन सच्ची और इरादा पक्का हो तो कोई भी राह कठिन नहीं है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मरुधरा की शान रोमा देवी की किताब। मरुधरा के हौसले का हुनर। आप भी देखिए रोमा देवी की हौसले की उड़ान की गाथा। हौसले की उड़ान की गाथा। सुई धागे से हौसले की उड़ान। रुमा देवी से सीखो हौसले का हुनर। मरुधरा के हौसले को सलाम। सर पर घूंघट,
आंखों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और चेहरे पर मुस्कान लिए ये बाड़मेर की रुमा देवी हैं। बाड़मेर के ठाड़ी ठाड़ी तक अपने हुनर का लोहा मनवाने वाली ये महिला देखने में तो बेहद सरल हैं, लेकिन इनके कारनामे किसी सुपर वुमेन से कम नहीं है। जी हाँ, रुमा देवी ने महज सुई और धागे के सहारे हजारों महिलाओं को हस्तशिल्प कला में धुरंधर बना दिया है। रुमा देवी के इसी हौसले को अब शब्दों के जरिए किताबों के पन्नों पर पिरोया गया है। रुमा देवी के हौसले की दास्तां हौसले का हुनर किताब में लिखा गया है। लेखिका निधि जैन ने इस किताब को अपने शब्दों से और खूबसूरत बना दिया है। जिन परिस्थितियों में रुमा देवी जी ने उन लोगों को रोजगार दिया और उन्हें आगे बढ़ाया, वह सब महसूस करने के लिए मुझे एक पूरा दिन मिला और मैंने रुमा देवी जी के साथ पूरा दिन बिताया, वहाँ की परिस्थितियों को जाना और विक्रम सिंह जी से रुमा देवी जी के बारे में और भी बातें जानी, और इन सब के सहयोग से ही यह किताब पूरी हो पाई। थार के रेगिस्तान से निकलकर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने काम को हजारों के सामने रखने वाली रुमा देवी की जीवनी अब किताब के रूप में लोगों के सामने है। हजारों महिलाओं को हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार देने वाली रुमा देवी की किताब हौसले का हुनर इन दिनों बेहद चर्चा में है। और उसके बाद भी लोगों ने सोचा कि ये पता नहीं ऐसे ही पूछ रही है, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो गाड़ी लेके खुद बाड़मेर आ गए और यहाँ रह के मेरी बहनों से बात करी, वो कैसे काम होता है, काम को देखा, फिर उन्होंने पूरी जानकारी लेके ये एक बुक तैयार की है। तो उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत के बाद में ये बुक है जो आज सबके तैयार हुई है और सबके पास में आई है। तो मैं ये पूरा श्रेय निधि जी को ही देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। इसको पढ़ के कोई प्रेरणा ले तो हमारे लिए अच्छी बात है। थार के रेतीले टापू के बीच से निकली भारत की नारी शक्ति की कहानी सबकी जुबां पर है। राजस्थान वह इलाका है जहां लड़कियों का जन्म बोझ समझा जाता था। बाल विवाह यहाँ की परंपरा में आज भी सांसें ले रहा है। यहाँ महिलाएं घूंघट काट कर आज भी महज रोटी सेकने को मजबूर हैं। ऐसे में ये किताब महिलाओं के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। कुर्बानी के त्योहार बकरीद में इस बार बाजार भले ही गुलजार ना हो, लेकिन कुर्बानी की तैयारी पूरी है। बकरीद के लिए तैयार है बस्तर का सबसे बड़ा बकरा टुन्नू। 1.25 क्विंटल के टुन्नू की कीमत है 1.5 लाख रुपए। इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देखिए। ईद का मौका हो और बकरों की बात ना हो तो ये त्योहार अधूरा सा लगता है। बकरीद पर हर साल एक से बढ़कर एक बकरे बाजार में आते हैं, लेकिन इस बार बस्तर के सबसे बड़े बकरे की खूब चर्चा है। कोंडा गांव के इस टिन्नू की कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। 1.5 लाख रुपए का ये टिन्नू कोई आम बकरा नहीं बल्कि सबसे खास है, क्योंकि ये खाना भी खाता है तो खास। टुन्नू हरे पत्ते के अलावा गेहूं, मक्का और ड्राई फ्रूट की डाइट लेता है। 1.25 क्विंटल वजन के इस टिन्नू को तैयार करने में पूरे 2.5 साल लगे हैं। ये बकरा देसी नस्ल का बकरा है ये, और 2 साल 2.25 साल का है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, 2.25 साल का। टुन्नू के मालिक यूसुफ अली का कहना है कि कुर्बानी के लिए तैयार टुन्नू को वो पिछले 2.5 साल से पाल रहे हैं। खिलाते हैं, पत्ती तो खिलाते ही हैं, मक्का, गेहूं और दलिया भी लाते थे और खिलाते थे। इसको कुर्बानी के लिए पाले हैं और कोई भी लेगा उसको 1.5 लाख रुपया में बेच। करीब 3.5 फीट ऊंचे इस बकरे से उसके मालिक का बेहद खास लगाव है। देसी नस्ल के इस टिन्नू को तैयार करने के लिए लंबा वक्त और कड़ी मेहनत लगी है। टिन्नू को हरे पत्तों के साथ मोटा अनाज, काजू, बादाम और दलिया भी दिया जाता है। इस बकरे की कीमत 1.5 लाख रुपए रखी गई है। अभी तक 1 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव।
कहते हैं दिल में जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है, और कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया बेगूसराय जिले के तेतरी निवासी जयशंकर सिंह ने। जयशंकर सीप पालन से उत्कृष्ट किस्म के मोती तैयार कर रहे हैं। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में जयशंकर की तारीफ भी कर चुके हैं। बेगूसराय जिले का ततेरी गांव प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में खूब चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स की तारीफ की वो है जयशंकर सिंह, जो 2019 से ही सीप पालन कर मोती उत्पादन करते हैं। इस अनोखे काम के लिए अब तक कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने इन्हें सम्मानित भी किया है। रसायन शास्त्र से एमएससी की पढ़ाई करने के बाद जब जयशंकर को कोई रोजगार नहीं मिला, तब स्वावलंबी बनने की ठानी और 1 बीघे खेत में तालाब का निर्माण करवाया और सीप पालन कर मोती उत्पादन से जुड़ गए। जयशंकर ने सीप से कई दुर्लभ मोती का भी उत्पादन किया है। आज मुझे काफ़ी खुशी है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुझे रिकॉग्नाइज किया गया है, और निश्चित रूप से बिहार जैसे प्रदेश जहां जल एक समस्या के रूप में है, वहां एक जलीय सीप यहां की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर और गरीबी उन्मूलन के लिए एक बड़ा कारक हो सकता है। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को एक मुहिम के तौर पर लेकर जयशंकर सिंह मोती उत्पादन में जुट गए हैं और इसी कड़ी में ग्रामीण किसानों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। साथ ही उन्हें मोती की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में सीप की खेती की चर्चा के बाद जयशंकर सिंह के हौसलों को उड़ान मिल गई है और उन्हें उम्मीद है आने वाले दिनों में सीप पालन और मोती उत्पादन को एक बड़ा सम्मान मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और आज खास खबर में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।